हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। सो आज हमारा जो सेशन है HAS 2026 के लिए जो हमारी रिवीजन सीरीज चलती है उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स्ड MCQs हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि अभी पिछले वीक्स में जो भी करंट अफेयर में चला है रिलेटेड टू एनवायरमेंट्स, राइट, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, जो मीटिंग्स हुए हैं, लाइक COP30 हुआ है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला सवाल है, वो है यहाँ पर, What makes the fishing cat a significant species for wetland ecosystem? यानी कि फिशिंग कैट वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिनेशन इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, क्या ये पॉलिनेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है इसलिए ऐसा है? तो नहीं, पॉलिनेशन में तो नहीं करती है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या? एंड सेकंड ऑप्शन हमारा है इट इज द एपेक्स प्रीडेटर इन ऑल वेटलैंड इकोसिस्टम, तो देखो ये तो नहीं है। इट इज एपेक्स प्रीडेटर इन ऑल वेटलैंड इकोसिस्टम, यानी सभी प्रकार के वेटलैंड इकोसिस्टम में क्या ये सबसे बड़ा या सबसे बड़ा शिकारी है? ऐसा भी नहीं है। तीसरा है इट एक्सक्लूसिवली फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स, क्या ऐसा है कि ये वेटलैंड की सेहत के लिए यहाँ पर खास तौर पर पानी के पौधों को खाता है? नहीं। इट एक्ट एन इंडिकेटर स्पीसीज फॉर द वेटलैंड हेड, बेसिकली जो बिग कैट होता है ना, ये एक तरीके से इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में काम करता है हमारे जो आर्द्र भूमि होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं उनके लिए। तो आंसर क्या होगा? डी। डी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, आंसर है डी। देखो, फिशिंग कैट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज, तो ध्यान रखना है कैसा, ये एक संकेतक प्रजाति है, ये एक संकेतक प्रजाति है। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है इंडिकेटर स्पीसीज या संकेतक प्रजाति का? मीनिंग, इट्स प्रेजेंस रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, एंड इट्स कंजर्वेशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन दीज हैबिटेट्स। अबाउट फिशिंग कैट, अगर अब हम यहाँ पर फिशिंग कैट के बारे में बात करेंगे, तो फिशिंग कैट का साइंटिफिक नेम हैबिटेट्स फाउंड इन वेटलैंड, स्वैम्प, मैंग्रोव्स एंड मार्सी एरियाज, प्रिफर टू कैसे ऑक्सबो लेक एंड रीड बेड्स एंड द टाइडल क्रीक्स। अब देखो, ऑक्सबो लेक से एक चीज यहाँ पर मुझे याद आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गोगीबील जो वेटलैंड है, बेसिकली गोगीबील वेटलैंड को या गोगीबील लेक है ये, है ना, और ये जो लेक है ना, ये गंगा और महानदी, गंगा महानदी के महानंदा गंगा महानंदा के बेसिन में पड़ता है, और ये एक प्रकार की ऑक्सबो लेक ही है। ठीक है, इसको क्या करा है अभी, 94th रामसर साइट बना दिया है। आपने इसके, मैंने शायद ये क्लास में भी कराया हुआ था, ठीक है, और ये आपको पता होगा HAS जून जो आपका हुआ 25 में, उसमें सवाल भी पूछे गए थे उस समय पर कि कितने रामसर साइट यहाँ पर हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंट रिलेटेड टू करंट अफेयर हमारा ये यहाँ पर क्लास है। अब आगे देखो विशेषता क्या है इसकी। तो जो ब्लैक अबाउट फिशिंग कैट, तो जो फिशिंग कैट है ना, स्किल्ड स्विमर, ये स्विम कर सकती है, ऑफन डाइवर्स टू कैच फिश, डाइव कर लेती है नीचे मछलियों को पकड़ने के लिए, एंड नॉक्ट्रल प्रेडेटर है, मतलब कि ये रात में जगने वाला प्रेडेटर है, रात में जगती है, ठीक है, फीड्स ऑन फिश एंड फ्रॉग्स एंड द, इसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे जो स्मॉल मैमल्स होते हैं उनको भी। अगर हम इनके ब्रीड ईयर का बात करें कि लगभग कितना लंबा समय इनके ब्रीड के लिए होता है, तो मस्कुलर होता है, शॉर्ट टेल विद 6 to 7 डार्क बैंड्स इन पर होते हैं। IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है इकोलॉजी में? act as an indicator species for wetland health and plays a vital role in the balancing aquatic ecosystem, ठीक है। दूसरा हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो है where is the कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन what it is known for। अब ये बहुत ज्यादा चर्चा में है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बताइए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है और किस लिए जानी जाती है? ओडिशा क्रिटिकल हैबिटेट फॉर ऑलिव रिडले, आंध्र प्रदेश सपोर्ट अ थ्राइव मैंग्रोव इकोसिस्टम, केरला होम टू एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर लेक, तमिलनाडु फेमस फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपको देना है, आंसर बताना है यहाँ पर। सो देखो,
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले तो स्टेट पूछता है, तो ये कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। दूसरी बात ये मैंग्रोव्स के लिए। तीसरी बात ये है कि जैसे आप देखोगे इंडिया में तो जो सुंदरवन है यहाँ पर लार्जेस्ट मैंग्रोव पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स यहाँ सुंदरवन में इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद ये केजी डेल्टा है ना, यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसमें ही यहीं पर है ये आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। बी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, नोन फॉर इट्स डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट विच प्रोवाइड थ्राइविंग हैबिटेट फॉर स्पीसीज लाइक एंडेंजर्ड फिशिंग कैट, ठीक है। अब देखो ये क्यों, अभी हमने फिशिंग कैट के बारे में बात की है ना, तो यहाँ फिशिंग कैट पाई जाती है, तो इसलिए ये क्षेत्र पूरा चर्चा में है जहां पर ये पाई जाती है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो लोकेशन गोदावरी एस्चुरी पर है, वेयर कोरिंगा रिवर मीट्स वे ऑफ बंगाल एंड काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। इसके कुछ यूनिक फीचर्स देख लेते हैं क्या है, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, और फर्स्ट लार्जेस्ट कहां पर है, इंडिया के जो फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव्स हैं, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो कहां पर है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट आपको पता है कहां पर है, सुंदरवन मैंग्रोव्स। स्टेट अगर पूछता है तो कहां पर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, स्टेट अगर पूछता है तो वेस्ट बंगाल में है। हैबिटेट फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक फिशिंग कैट, इसी की वजह से ये चर्चा में आ गया है। इंडियन स्मूथ कोटेड ओटर, ऑलिव रेडले टर्टल्स भी, एंड रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स एंड यूनिक फोना, एंड इसी के साथ ब्राह्मणी काइट एंड द ब्लैक कैप्ड किंगफिशर, कैप्टन होप आइलैंड्स एंड द नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग द सेंचुरी फ्रॉम द डायरेक्ट सी इरोजन। अब हमारा तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परमिसिबल विद द बायोस्फीयर रिजर्व बट आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। नीचे दी गई एक्टिविटीज में से या नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में इजाजत है लेकिन नेशनल पार्क में उन पर रोक लगाई गई है, ये आपको बताना है। एंड नीचे दिए गए कोड को आपको सही आंसर चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन कोर सी। तो कोर सी में जो कोर एरिया होता है, क्या वहां पर साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, तो क्या ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन है ना फर्स्ट, ये तो गलत है। सेटलमेंट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी इन द बफर जोन, ये बिल्कुल सही है। इको टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन द ट्रांजिशन जोन, तो ये भी सही है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन बफर जोन, बिल्कुल भी नहीं हो सकती बफर जोन में इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो 2 और 3 हमारे सही हैं। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारे में आते हैं 2 और 3, और यहीं पर ये सही है, ठीक है, यहीं पर है हमारा ये, ठीक है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रक्चरेड जोन इनटू द एरिया कोर बफर ट्रांजिशन, जैसे मान लो ये कोर एरिया है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका बफर, ये हो गया बफर, ठीक है, और बफर के बाद का जो बाहरी क्षेत्र हो गया ये हो गया आपका ट्रांजिशन जोन, ये यहाँ पर हो गया ट्रांजिशन जोन। ईच अलाइंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर ह्यूमन इंटरेक्शंस। अब बायोस्फीयर रिजर्व जोनेशन को देख लेते हैं। कोर एरिया में क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी एक्सेप्ट रेगुलेटेड एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। ध्यान देना है, ये कोर एरिया में होता है, कहां पर, बायोस्फीयर रिजर्व में। बफर जोन में देखें तो लिमिटेड ह्यूमन यूज अलाउड है, लोकल ट्राइबल सेटलमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्सेज कलेक्शन होते हैं, कंजर्वेशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट यहाँ पर है। तीसरा देखेंगे ट्रांजिशन जोन, तो इको टूरिज्म है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज एंड परमिटेड। अब इसकी तुलना हम नेशनल पार्क से करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से करेंगे, तो देखो नेशनल पार्क हैव स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन कंपेयर टू, हम अगर देखें बायोस्फीयर रिजर्व के, तो नो ह्यूमन हैबिटेशन, ग्रेजिंग और रिसोर्सेज यूज। बायोस्फीयर रिजर्व अलाउ करता है कंट्रोल्ड सेटलमेंट एंड इको टूरिज्म को, कहां, बफर और ट्रांजिशन में, और जबकि नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज डिस्करेज्ड इवन इन बफर जोन एज इज कॉन्फ्लिक्ट विद द कंजर्वेशन गोल्स, ठीक है। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू 2025 ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, what is the expected impact on implementing all maximum technically feasible production by 2030। आपको पता है अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है, 19 नवंबर का ही ये करंट अफेयर है, ठीक है।
तो आप मुझे बताओ 2025 ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक सभी मैक्सिमम टेक्निकली फिजिबल रिडक्शन का लागू करने का क्या असर होने की उम्मीद है, क्या बताया गया है, क्या इसके बारे में जानकारी मिली है? सो जल्दी से मुझे आंसर करिए आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखो 14% रिडक्शन नहीं, एंड 32 reduction in methane emission relative to 2020 level and 0.2 डिग्री सेल्सियस अवॉइडेड वार्मिंग बाय 2050। तो आंसर हमारा बी है, इसका आंसर कौन सा होगा? बी। देखो यहाँ पे रिपोर्ट हाईलाइट दैट मैक्सिमम टेक्निकली फिजिबल रिडक्शंस कुड बी रिड्यूस्ड मीथेन बाय 32%, और ये कब तक हो रहा है? ये 2030 तक हो रहा है, ठीक है। This is the only scenario that meet the slightly exceed the global methane pledge and targeted of 30% reduction. Moreover, fully जो आपका MTFR implementation है could avoid 0.2 डिग्री सेल्सियस of global warming by 2050 and prevent over 180,000 premature deaths annually by 2030 by improving air quality. इसलिए जो ऑप्शन बी है ये करेक्टली मैच्ड करता है। यहाँ पर देखो ये है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेंट एनडीसी एंड मैप कंबाइंड्स कुड नॉट रिजल्टेड 8% रिडक्शन इन द एंथ्रोपोजेनिक इमेजन बाय 2030 एंड बिलो 2020 लेवल। अब यहाँ देखो तो ये कह रहे हैं कि 32% रिडक्शन इन द एंथ्रोपोजेनिक बाय 2030। कब तक करना है? 2030 तक इतना रिडक्शन करना है इसमें, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, NAP AMR 2.0 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच गाइडिंग प्रिंसिपल्स? बताइए कमेंट सेक्शन में। NAP IMR 2.0 हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है, मुख्य रूप से किस गाइडिंग प्रिंसिपल पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन नहीं, वन हेल्थ अप्रोच यस, तो वन हेल्थ अप्रोच पर ये आधारित है, आंसर है बी। NAP AMR adopts one health approach, ठीक है, which recognized that the antimicrobial resistance is linked to interactions between human, animal, agriculture and the environment। सबकी हेल्थ को एक साथ ही यहाँ पर क्या किया जाएगा? एक्सेस किया जाएगा। This approach ensure coordination action across the all sectors to reduce AMR। Digital tools community health program may support the plan but they are not core framework। इसीलिए यहाँ पर वन हेल्थ इज अ सेंट्रल गाइडिंग प्रिंसिपल। कैसा सेंट्रल गाइडिंग प्रिंसिपल है ये? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0? इनमें से कौन सा नेशनल एक्शन प्लान AMR 2.0 का मुख्य कारक, मुख्य मकसद या उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन सा नहीं है। स्ट्रेंथनिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रिड्यूसिंग मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, इंप्रूविंग लेबोरेटरी बेस्ड AMR सर्वेलेंस एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर जो इसका उद्देश्य यहाँ नहीं है? प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ऑल बैक्टीरियल, तो आंसर है डी, क्योंकि ये सब तो इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, आंसर डी है। रिड्यूसिंग ओवरयूज या मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रो, ठीक है, स्ट्रेंथिंग लेबोरेटरी सर्विलेंस नेटवर्क, प्रमोटिंग एंटीमाइक्रो स्टेप वाइज, इनहेंसिंग इन्फेक्शंस प्रिवेंशन कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स अक्रॉस ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंटल सेक्टर। हाउएवर, यानी कि जैसे भी हो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट ए स्टेट ऑब्जेक्टिव। वैक्सीनेशन कैन इनडायरेक्टली हेल्प रिड्यूस्ड AMR, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है बट नॉट को टारगेट NAP, इसीलिए जो डी ऑप्शन है ये गलत था, यानी ये इसका उद्देश्य यहाँ पर नहीं था। अब हमारा 7वां सवाल है, which of the following statement best explains the significance of indigenous land highlighted during COP30? आपको पता है ना COP30 हुआ है बेलेम में। बेलेम कहाँ पर है? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल यहाँ पर है कि नीचे दिए गए जो बयान है, यानी कि which of the following statements best explain the significance of indigenous lands highlighted during the COP 2030? All right. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो है इंडिजिनियस लैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस देन द 20% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बट कवर लार्ज फॉरेस्ट एरिया, ठीक है।
तो ब्राजील में यहाँ पे COP30 हुआ है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ना केवल कोई स्टेट पीसेस बल्कि यूपीएससी भी यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछता है। ऑलराइट, तो देखो आदिवासी जमीनें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी 20% से कम का योगदान देती हैं, लेकिन बड़े जंगल वाले इलाकों को कवर करती है। डिमार्केशन ऑफ इंडिजिनस टेरिटरीज कैन रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन बाय अप टू 20% एंड कार्बन इमिशन बाय 26 बाय 2030। Indigenous territories are mainly threatened by government restrictions rather than the illegal mining and logging. Indigenous lands are located only in the Amazon basin. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? Demarcation of indigenous territories can reduce deforestation by up to 20% and carbon emission by 26% by 30. तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। इंडिजिनस लैंड ग्लोबली प्रोटेक्ट 82%, कितना? 82% of the world remaining biodiversity, making them crucial ecological hotspot. And climate study represent COP30 highlights that the demarcation officially recognized and protecting indigenous territories can reduce deforestation by 20% and carbon emission by 26% by 2030. स्पेशली कहां पर? ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील में ही बेलम में जो कि पड़ता है अटलांटिक ओशन के किनारे पर, ठीक है, यहीं पर हुआ है COP30 और यहीं पर इसके बारे में बातचीत हुई है। इसी के साथ आप देखो, दीज एरियाज आर अंडर थ्रेट एंड इलीगल माइनर्स, ठीक है, लॉगर्स, कैटल and not government restriction alone. Indigenous territories are spread across multiple biomes, not just the Amazon. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्राजील्स ज्योग्राफी इज करेक्ट। ब्राजील की ज्योग्राफी के बारे में, ब्राजील के जो भूगोल है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ब्राजील बॉर्डर्ड ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज एक्सपेक्टेड चिली एंड बोलीविया। तो क्या ये बात सही है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि जो ब्राजील है यहाँ पर वो चिली और बोलीविया को छोड़कर बाकी सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ब्राजील इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड कवर 1/3 ऑफ द साउथ अमेरिका, ऐसा भी नहीं है। ब्राजील अमेजन लोलैंड कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, एक्सटेंसिव टेरेट, फायर एंड द फ्लड प्लेन फॉरेस्ट। यस, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आंसर सी जो है वो आएगा यहाँ पे। देखो, ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड कवर द नियरली साउथ अमेरिका, नॉट 1/3। सो बॉर्डर एवरी साउथ अमेरिकन नेशन एक्सपेक्ट चिली एंड इक्वेटर। स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगा गलत। ए, ब्राजीलिया इज द कैपिटल, ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया, नॉट द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। इसी के साथ जो अमेजन है वो लो लैंड कंटेन करता है, लो लैंड एरिया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम यहाँ पर है, 13 फायर फॉरेस्ट है यानी कि नॉन फ्लडेड, एंड सीजनली फ्लड भी यहाँ पे आते हैं, वेटलैंड भी हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं यहाँ पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 के बारे में सही बताता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो इसके बारे में सही बताता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज द एनुअल इवेंट होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन जेनेवा। तो क्या ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जेनेवा में इसको होस्ट किया गया है? ये गलत है। इट इज हाई लेवल summit hosted by India to enhance global cooperation, scientific collaboration for big cat conservation। बिल्कुल, जो बी ऑप्शन है हमारा सही है ये, ठीक है। बी, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 हाई लेवल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है और इसको होस्ट किया था इंडिया ने, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इट्स गोल इज टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड द साइंटिफिक कोलैबोरेशन फॉर कंजर्विंग बाय बिग कैट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसी के साथ इट इंक्लूड्स ऑल्सो डिस्कशंस ऑन टाइगर्स, लायंस, स्नो लेपर्ड्स, चीता एंड अदर बिग कैट्स। जैसे हमने आज फिशिंग कैट के बारे में बात की थी कुछ दिन पहले, इंडिया ने ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनका सेंसस किया है, तो भी मैंने आपको करंट अफेयर में ये चीज यहाँ पर बताई थी, ठीक है। एंड थीम लाइक द टाइगर रिकवरी मोड्स, चीता ट्रांसलोकेशन एक्सपीरियंस, हैबिटेट प्रोटेक्शंस एंड द लिंक टू क्लाइमेट रेजिलेंस। एंड जो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए सी डी जो है वो मिस इंटरप्रेट किए गए हैं, इसलिए वो ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिग कैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इनमें से कौन सी बड़ी बिल्लियां इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हिस्सा नहीं है? प्यूमा, जैगुआर एंड द क्लाउडेड लेपर्ड एंड द स्नो लेपर्ड, कौन सा ऐसा है? ये सभी बिग कैट में आते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है यहाँ पर जो IBCA का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो, प्यूमा तो है, जैगुआर भी है, स्नो लेपर्ड भी है, तो यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी आंसर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फोकस ऑन द वर्ल्ड 7 मेजर बिग कैट, 7 आते हैं इसमें। एक हो गया टाइगर, 2 लायन, 3 लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता 5 हो गया, जैगुआर 6 हो गया और प्यूमा हो गया 7। ये 7 बिग कैट्स जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं इसमें, ठीक है, वर्ल्ड 7 मेजर कैट्स में। ओके, इसको ध्यान देना है। क्लाउडेड लेपर्ड इज नॉट इंक्लूडिंग इन अमंग दीज 7 and major species under the IBCA which makes option C correct. IBCA was launched, और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 9 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 2023 में। और इस समय पर जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हुए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। और इसी के एक साल पहले 1972 में आया था क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी के अंतर्गत ये यहाँ पर चलाया गया था। और अब इसके अंतर्गत यहाँ पर 50 वर्ष इसके पूरे होने पर मनाया गया है। 7 बिग कैट्स को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में ही है, इसके बारे में भी आपको पता होगा यहाँ पे। ये हमारा आज का सेशन था एनवायरनमेंट का। एंड अगर कोई डाउट आपको होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टैटिक प्लस एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स दोनों को हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से इंटीग्रेटेड वे में हो सके, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।